Hello everyone, I am Gufran Hussain. Welcome to my YouTube channel इग्नू एजुकेशन। आज का इस वीडियो का टॉपिक है BSHF 101 BSHF 101 का BSHF 101 का खंड 3 और खंड 4 का इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक खंड 3 और 4 का। BSHF 101 का पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। 1 और 2 का खंड उसका स्टडी हो चुका है। आज का टॉपिक मेरा यही है BSHF 101 का खंड 3 और 4। तो आइए चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे। खंड 3 इसमें हमें पढ़ना है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। BSHF 101 का मानविकी और सामाजिक विज्ञान का आधार है पाठ्यक्रम। ये आपका बुक्स हो गया। उसके अंदर का टॉपिक है खंड 3 में पढ़ना सामाजिक व्यवस्था। शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का व्यवस्था कैसे है। व्यवस्था में जैसे कि व्यवस्था इसमें सभी प्रकार का व्यवस्था होगा ना। आपको पहला आ जाएगा शिक्षा, खासकर बिहार का। शिक्षा व्यवस्था पे पहले हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना जरूरी है। उसके पास आ जाएगा स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई यानी स्वच्छ, उसके बाद खान पान जैसे आहार। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें व्यवस्था देखना है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि समाज में व्यवस्था, तो व्यवस्था किस चीज का चाहिए हमें? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ आहार। ठीक, अब आपको देखते हैं इसका अंदर। अब खंड 3 तो देख लिए। खंड 3 में हो गया सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्था से बता दिए समाज का। अब आप इसके अंदर देखते हैं कि खंड में इकाई कितना है। खंड में इकाई कितना है सामाजिक व्यवस्था में? इकाई, तो इकाई हम पिछले वीडियो में 8 तक समझा चुके हैं। आज इकाई 9 देखना है हमें। इकाई 9 में हमें पढ़ना है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना सामाजिक संरचना में हमें देखना है 9 हो गया। 10वां इकाई में पढ़ना है। उसमें भी बता चुके हैं कि आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे तब समझ में आएगा। नहीं तो अगर बैठे और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ाते बढ़ाते वीडियो देख लिए और हटा दिए तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो में कम से कम 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें 20 मिनट टाइम लगेगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास हम किए हुए हैं। आएगा लगभग 1 घंटा का क्लास, 1 घंटा का वीडियो रहेगा। उसमें आपको रोक रोक के पढ़ना पड़ता है। 2 घंटा टाइम लग जाएगा, तो 10 मिनट का वीडियो इसमें 20 मिनट लग जाएगा। कम ही समय का वीडियो बन रहा है। अगर वीडियो बनाया जाए तो इसमें 1 घंटा का एक वीडियो बनेगा। तो इसलिए आप धीरज रखें और वीडियो पे बने रहें, आवाज कीजिए
और पढ़ाई से लेके तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं करना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं बैठे बैठे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये पढ़ाई करना है तो करना है। तो इकाई 9 में हम देखिए सामाजिक संरचना। अब इसमें देखना है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं इकाई 10 में, इकाई 11 में, इकाई 11 में हम पढ़ना है परिधि समूह। परिधीय समूह। इकाई 12 में हमें पढ़ना है, इकाई 12 में हमें पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन। वीडियो को तो कोई शेयर कर नहीं रहा है और ना ही इस वीडियो को किसी की जरूरत होगी। अभी वीडियो की जरूरत तो हमें थी जब हम ढूंढ रहे थे। बुक मेरा घर पे आया था, उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कोई काश इसको टॉपिक बताए सिर्फ कि इसको पढ़ना कैसे है। यूनिवर्सिटी में तो हम क्लास करने गए नहीं, बस बुक आया आप पढ़िए। तो मैं सोचा कि जो मेहनत मैं किया उससे थोड़ा सा कम मेहनत में अच्छा स्टडी हो जाता है मेरे वीडियो के माध्यम से, तो क्या दिक्कत है। इसमें आप हमें देंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो एक लाइक देंगे और एक सब्सक्राइब देंगे, यही देंगे ना। तो शिक्षा के लिए उतना ही काफ़ी है। आप देख रहे हैं तो उतना कर दीजिए, सबसे बेटर होगा। सामाजिक परिवर्तन 12 में देख रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन तो सेम चीज़ यही है। सामाजिक परिवर्तन व्यवस्था, तो इसमें सिर्फ व्यवस्था को हटा देते हैं, व्यवस्था को हटा के परिवर्तन डाल देते हैं। परिवर्तन, इस परिवर्तन में यही देखना हमें शिक्षा का परिवर्तन क्या हुआ है। हमारे गांव में जो भी है, गांव मतलब मिडिल स्कूल हो गया, प्राथमिक स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसे है। अभी तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ढीला चल रहा है, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कैसे, आप कह रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है, तो आप जिस वार्ड में रह रहे हैं उस वार्ड में देखिए कि कितने इंसान, कितने व्यक्ति उसमें एजुकेटेड पर्सन हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन देखते हैं। तो परिवर्तन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ और आहार, इससे भी और ज़्यादा टॉपिक है। इस हेडलाइन को आप लिख ले। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी को आगे रखें और वीडियो को देखें, देखते के साथ अपना हेडलाइंस को लिख ले। अब ये हेडलाइंस आपको याद रहेगा तो गेस्ट पेपर भी पढ़ने में आपको आसानी होगी। गेस्ट पेपर लेंगे तो हेडलाइन मिलाएंगे, हेडलाइन मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि हमको पढ़ना क्या था। खंड 3 में हमें पढ़ना था सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक से रिलेटेड 3 शब्द तो समाज से है। सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, परिधीय समूह, सामाजिक परिवर्तन, 4 इसमें पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक अच्छा दिया है कि मतलब कोई भी खंड पढ़िए उसमें 4 ही इकाई होंगे। तो खंड 3 का इकाई हो गया, इसको आप लिख लें। लिखने के बाद में अपना टॉपिक को अपने कॉपी पे लिखिए और ध्यानपूर्वक पढ़ें, अच्छा से पढ़ें ताकि ये माइंड से डिलीट ना हो। अब चलिए अगले वीडियो में इसको देखते हैं। इसी वीडियो में एक और दिखा देते हैं, खंड 4। इसमें भी वही चीज, पिछले वीडियो में अगर आप वॉच किए होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें भी मैंने बताया था कि 3 से देखना है। इसमें भी मैं इस बात को बार बार ध्यान में रखते हुए देखिए, इसमें भी यही पढ़ना है। पहला खंड, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई की
रूपरेखा, इकाई की रूपरेखा, इसमें भी वही पढ़ना है। उद्देश्य, प्रस्तावना, सामाजिक संरचना, अभिप्राय, परिस्थिति और भूमिका, परिस्थिति, भूमिका, भूमिका संघर्ष, परिस्थितियां और भूमिकाएं, कर्मीय नीति के लिए संगठन, स्तरीकरण, श्रम का विभाजन, संसार, शब्दावली, प्रश्न, बोध, उत्तर। इसमें भी हमें यही पढ़ना है, तो क्यों ना मैं इसी को ध्यान से देखूं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख लीजिए और इकाई को देख लीजिए, ये याद रहेगा। आप अपने मन से ही, अपने शब्द में ही उत्तर दे देंगे, आपको एग्जाम देने में सक्सेसफुली होगा। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर सही में लिखा हुआ है भाई। इस बुक्स को आप पढ़ें, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, बशर्ते धीरज रख के पढ़ेंगे तब। बाद में तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि एग्जाम भी निकल गया होगा और वीडियो इनको लास्ट में मिला होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो बेटर होगा। इसमें समाज का अस्थिरीकरण, स्टैरिफिकेशन की अवधारणा को समझने के लिए प्रस्तावना, उद्देश्य, इसको जो यही टॉपिक है, अगर इसको क्या मेरा काम है सिर्फ दिशा दिखाना, किस दिशा में आपको जाना है। दिशा आप देख लिए, मेहनत आपको खुद करना होगा, चलना आपको खुद होगा, ठीक है। तो इसमें मेन चीज हमें देखना यही, आपको वहां लिख भी दिए हैं, खंड, इकाई, इकाई का रूपरेखा, इकाई की रूपरेखा पढ़ लेंगे, खंड पढ़ लेंगे तो कोई सा टॉपिक आपको याद आ जाएगा। इसलिए एक सब्जेक्ट में 8 खंड 9 खंड होते हैं। ऐसे EHI 1 में तो लगभग 9 खंड है, 9 खंड को मिला के भी एक खंड बनते हैं। चलिए खंड 4 देख लेते हैं। छोटा छोटा अगर बनाएंगे वीडियो तो काफी समय लगेगा भी, और आप इसको लिख लेंगे तो बहुत बेटर होगा। समाज से रिलेटेड ये हो गया खंड 3। अब खंड 4 देख लेते हैं। अब वीडियो ही दिखा दे उस, और आप सही तरीके से नहीं पढ़े तो उसमें किसकी गलती होगी। तो खंड 3 देख लिए, 4 में भी यही चीज, इसको हमेशा याद रखना है। BA पार्ट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, तीनों पार्ट में इसको याद रखना है, तीनों में इसकी जरूरत है। अगर इग्नू से MA भी आगे करके चलना चाहते हैं तो शब्द का हर जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं खंड 4। खंड 4 राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली, खंड 4 में हमें पढ़ना है। इसको याद रखें और इसको देखें, पढ़ें और ध्यान में रखें। इसको छोटा टॉपिक में लेते हैं, हल्का सा दिशा दिखा देते हैं सिर्फ। राजनीतिक कौन करता है? नेता। प्रशासनिक सुरक्षा आपको कौन देता है? प्रशासन। इसी को प्रशासनिक कर देते हैं। प्रशासनिक में वो अगर सबसे छोटा स्मॉल गांव है तो उसमें, स्मॉल विलेज है तो उसमें पिकेट आता है, पुलिस स्टेशन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और उसके बाद पुलिस स्टेशन आता है, पुलिस स्टेशन के बाद अनुमंडल होता है, अनुमंडल के बाद जिला होता है। तो प्रशासनिक देखना है और राजनीतिक देखना है। समाज से रिलेटेड सभी प्रकार का व्यवस्था देखना है। उसमें तो पिछले खंड
3 में हम देखे थे सामाजिक व्यवस्था, तो उसमें शिक्षा, आहार और स्वच्छ, यही देखे थे। इसमें जो है कि हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे कैसा है। यहाँ आपका गांव जो है, गांव का प्रधान यानी मुखिया, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो मुखिया को प्रधान बोलते हैं, अपने बिहार में मुखिया बोलते हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड वगैरह जो भी हो, वो लीडर के थ्रू है, इसका व्यवस्था देखना है हमें। इसमें देखिए खंड का प्रस्तावना में दिया हुआ है, आगे हमें पढ़ना है इकाई 13 में, 13, 14 और 15 में। उसमें 12 तक दिखा दिए हैं, 13, 14 पढ़ना में देखिए, इसको देखना है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, प्रशासनिक संरचनाएं एवं प्रक्रिया। 16 में पढ़ना है प्रशासन, मुद्दे और कार्यनीतियां। इसमें भी 4 इकाई हैं। तो भारतीय संविधान, अगर लूसेंट का अगर ग्रेजुएशन करें तो लूसेंट का जरूर आप बुक्स खरीद लें। लूसेंट में एक जर्नल आता है, जनरल स्टडी में जीके जीएस, तो सामान्य ज्ञान लूसेंट का आता है, बहुत अच्छा आता है, उसको आप जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने से आपको ये सब मिल जाएगी उसमें, तो इसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसको तो बोले ही है कि किताब बहुत लंबा है, इसको कहानी के तौर पर पढ़ें। इसमें हमें देखना है, चलिए खंड 4 में देख लेते हैं इकाई। इकाई 13, इकाई को एक लेवल में लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4 के बाद 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, या फिर खंड बस चेंज हो गया तो इकाई को चेंज नहीं करना है इसमें। इस बात को ख्याल में रखें। इकाई 13 में हमें देखना है भारतीय संविधान। संविधान और देखना है हमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं 15 में देखना है। पंद्रह में हमें देखना है प्रशासनिक संरचना एवं प्रक्रिया। प्रशासनिक संरचना एवं प्रक्रियाएं। 16 में देखना है हमें देखना है मुद्दे और कार्यरीति। मुद्दे और कार्यनीति। तो ये इतना ही नहीं पढ़ना है। मुद्दे और कार्यनीति किस टॉपिक पे बात हो रहा है? मुद्दा माने किस उद्देश्य से बात हो रहा है, और कार्यनीति किस पे देखना है इसको? मुद्दा और कार्यनीति को इसमें दिया हुआ है, यही सब ध्यान में रखने की जरूरत है। शासन, शासन जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है, सही शासन व्यवस्था है या नहीं है, किस मुद्दे से चल रहा है, कार्यनीति सही है या नहीं है, इसको ध्यान में रखें। और ये भी 4 इकाई को एक कॉपी में आप लिख ले, इकाई लिख लेंगे, खंड याद रहेगा, 3 चीज इसमें देखेंगे। देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, और इसको पढ़ें। तो इसमें 3 और 4 दिखा दिया आपको। 3, 4 में इसमें भी वही पढ़ना है, खंड, इकाई की रूपरेखा।
उद्देश्य प्रस्तावना, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए उद्देश्य प्रस्तावना ये सब में मिलेगा आपको, और जो टॉपिक होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए आप इकाई की रूपरेखा को अवश्य पढ़ें। उद्देश्य और प्रस्तावना तो उसमें समझा देगा कि किस मुद्दे पर चर्चा हो रहा है, प्रस्तावना भी आपको समझा देगा तो समझा देगा। इसमें उद्देश्य और प्रस्तावना तो सभी में मिलेंगे, एमए तक जाएंगे उसमें भी मिलेंगे, मगर जिस टॉपिक की बात हो रहा है उसमें हमको क्या पढ़ना था, इसमें भारतीय संविधान पढ़ना है तो भारतीय संविधान के टॉपिक से पूछेगा। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा और संविधान की संरचना है। संविधान सभा में लगभग 389 आदमी थे ऐसे, और संविधान सभा में जो भी लोग बैठते थे संविधान सभा के बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसको लूसेंट आप ले लेंगे तो आपको ये सुविधा होगी अगर ग्रेजुएशन करना है तो। अगर ये दिशा हमको पहले दिखाया गया होता ना तो आज 8 नंबर से सेकेंड डिवीजन हम नहीं होते, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स आता मेरा। तो इसलिए ये गलती आप ना करें, हमसे तो जो हुआ वो हुआ, आप ऐसा गलती ना करें। और पढ़ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर पढ़ रहे हैं, या हमने इस यूनिवर्सिटी से अभी स्टडी चल रहा है या एडमिशन लेने वाले हैं। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का खासियत ये है कि आपको सेशन बाई सेशन आपका रिजल्ट दे देता है, और इसमें भी एक और अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन से हम गुजरे हुए हैं, जिसमें पूरा भारत बंद था, सब कोई इस संकट से गुजरे हुए हैं। तो जब इसमें गुजरे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आर्थिक संकट से भी गुजरे हुए हैं, स्टडी में तो पूरे प्रभाव पड़ा है। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी हमको सेशन बाई सेशन कंप्लीट कर दिया, जनरल नंबर दे दिया, देने के बाद हमको पास कर दिया। मगर उसमें भी अगर एग्जाम लिया होता तो मेरे लिए बेटर होता, ठीक है। तो देखिए इसमें भारतीय संविधान के ही बारे में पूछना है, इसलिए आप लूसेंट का बुक्स खरीद ले, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद इस बुक को पढ़ें, अति आवश्यक है। अगर उस किताब को पढ़ लेते हैं तो, अगर उसको पढ़ लेंगे सही ढंग से तो गेस्ट पेपर की सही तरीके से जरूरत नहीं होगी। मगर गेस्ट पेपर अपनी सुरक्षा के लिए खरीदेंगे तो अच्छा होगा। संविधान के प्रस्तावना, संविधान की मूलभूत विशेषताएं, संविधान के संशोधन, संविधान की समीक्षा, संसार, शब्दावली, प्रश्नबोधक उत्तर, ठीक है। इसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। प्रश्नबोध और शब्दावली, संसार। शब्दावली मतलब बहुत सारे शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, इसके लिए शब्दावली दिया है। प्रश्न उत्तर का एक क्वेश्चन पेपर जैसे हो गया, इस चैप्टर को पढ़ें उसका क्वेश्चन क्या होगा उसमें देगा आपको, तो आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद में उसके बाद कहानी के तौर पे पढ़ें इसको। बार बार मैं यही समझाता जा रहा हूँ कि कहानी के तौर पे पढ़ें इसको, बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें पूर्ण ढंग से, जैसे सिलेबस आपका जो है ना, इसमें पूर्ण रूप से समझाया गया, आपको दर्शाया गया है कि किस कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। इसीलिए इस बुक को कह रहा है पढ़ने के लिए। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ताकत होना चाहिए ना किसी से बात करने में, कि सिर्फ हवा हवाई में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बात किसी से करने में डर ही लग रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप इस टॉपिक को लिख लें, लिखने के बाद में खंड को याद रखें और वो कोड को भी याद रखें। कोर्स कोड आता है, उसमें पूछेगा असाइनमेंट में आपको कोर्स कोड क्या है। समीक्षा, इकाई, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। एक छोटा सा रेटिंग दे के दिखाते हैं आपको। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, पेज नंबर आपको 11 में ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप पहले व्यक्त किया गया है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। वास्तव में यह संभवतः हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है। हमारे संविधान के निर्माता के द्वारा संविधान के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार को शामिल करने का ग्रहण अथवा उत्सुकता और बल उनके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का अनुभव का परिणाम था। संविधान निर्माताओं के ब्रिटेन पराधीनता और विभिन्न चरणों के दौरान स्वतंत्र के दमन का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनका यह निर्णय था कि स्वतंत्र भारत और नागरिकों को पुनः ऐसा अनुभव न करना पड़े, इसलिए मौलिक अधिकार उनका अत्यधिक जोर था। संविधान अपने नागरिकों
के लिए आवश्यकता समझे गए। ये अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और विभिन्न अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है। ये भारतीय नागरिक के जीवन स्वतंत्र और समर्पित के आधार पर आधार तत्व विभिन्न मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। तो देखिए, पहले मैंने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, जिसमें आप देखेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण अधिकार। पेज नंबर 11 में इसको आप पढ़ें। उसके बाद न्यायपालिका और स्वतंत्रता, इसको भी पढ़ना है। सहयोगी संघवाद, इसको आप पढ़ेंगे ना, पूरा डिफिनेशन में दिया हुआ, मतलब पूरा अंदर जो है ना पूर्ण रूप से इसमें समझा दिया गया, दर्शा दिया गया है। अब इस किताब को आप नहीं पढ़ेंगे तो किसकी बेवकूफ़ी है। तो आप अगर मिडिल क्लास के हैं, आपको पार्ट टाइम वर्क भी करना पड़ता है, तो कम से कम अपने स्टडी के लिए दिन में 2 घंटा या रात में 2 घंटा या सुबह में 2 घंटा, जिस समय भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं कि आप रात में ही पढ़ेंगे या ड्यूटी छोड़ के ही पढ़ेंगे, जब भी समय मिले उस समय आप पढ़ें। इसलिए मिडिल क्लास के बच्चे को थोड़ा तकलीफ होता है, फैमिली भी झेलना पड़ता है, एजुकेशन भी देखना पड़ता है। तो आप इसको याद रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लिख लें। लिखने के बाद में पढ़ें, पढ़ने के बाद वीडियो देखें। अभी फिर आज 1, 2, 3, 4 3 वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो में 1 है खंड 1, एक वीडियो में खंड 2 है और इसमें 3, 4 है। अब इसके बाद से एक वीडियो में 2 खंड जाएंगे। अब कल आपको पढ़ा देंगे 5, 6, 7 तीनों पढ़ा देंगे, नहीं 8 है मतलब, तो 5, 6 पढ़ा देंगे। अगर 7 होगा तो तीनों को पढ़ा देंगे। कल के वीडियो में आप इसको देख लेंगे और पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आप कमेंट करें, ठीक है। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो उसको भी कमेंट में आप लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ।